Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about how the respiration is an amphibolic process. Okay, तो respiration क्या होता है? इसमें ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है और एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है. बट क्यों ये एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों का सम टोटल है और इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. कैसे? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कि CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है. ग्लूकोज को तोड़ के बनाते हैं. तो जब ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म. किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करते हैं उसके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं. और जब मॉलिक्यूल्स कुछ सिंथेसाइज करते हैं तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं. अब एनाबॉलिज्म कैसे है? द रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, जितने भी इंटरमीडिएट्स आते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हम कर रहे हैं तो उसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम आ रहा है. तो ये सब इंटरमीडिएट्स हैं. तो ये सब इंटरमीडिएट्स एक एक्ट करते हैं एज अ प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस प्रोसेस. ये ऐसे प्रिकर्सर्स होते हैं जो कि आगे जाके कुछ नया बनाते हैं. तो जब कुछ नया सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? एनाबॉलिज्म. तो इन दोनों का ये सम टोटल है. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज एम्फीबॉलिक प्रोसेस. ओके, अब कैसे ये प्रिकर्सर्स होते हैं इसके एग्जांपल्स देखिए. जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ये आगे चल के प्लांट्स में कैरोटीनॉइड्स और जिबरलिन्स का फॉर्मेशन करता है. ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है वो क्लोरोफिल बनाता है, साइटोक्रोम्स बनाता है. साइटोक्रोम्स आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 ऐसे करके हमने बहुत सारे साइटोक्रोम्स पढ़े थे. ये उसका फॉर्मेशन भी करता है. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है वो पाइरिमिडीन्स एंड एल्कलॉइड्स बनाता है. पाइरिमिडीन्स आपको पता होगा जो हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स. तो ये उनको बनाता है. ओके, वही अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होता है वो अमीनो एसिड का सिंथेसिस करता है. अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं. तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? अल्फा कीटोग्लूटरेट. तो इसको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ना, इट इज अ कॉमन सबस्ट्रेट इटरनेट इन क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के लिए एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये कॉमन इटरनेट है, क्योंकि जितने भी हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में. उसके बाद ही वो क्रेब्स साइकिल में पहुंचते हैं और देन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट. तो हमारे पास सबस्ट्रेट कितने होते हैं? फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लूकोज, जो कि वेरी कॉमन है और बहुत सिंपल है, इजी तरीके से हमें समझ में आता है. तो ग्लूकोज को हम जब तोड़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है. ओके, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल्स इनमें टूट जाता है ये. उसके बाद यहां से वो जाता है और फिर बनता है पायरुविक एसिड. 1 ग्लूकोज से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं. ये पायरुविक एसिड अगेन ब्रेक होता है और एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है. ओके, इस तरह से हमारा प्रोसेस हुआ था. अब वही अगर फैट हमारा सबस्ट्रेट है तो फैट्स में क्या होगा? फैट्स ब्रेक होंगे फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में. जो ग्लिसरॉल है, जब इसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, तो ये किस में टूटेगा? DIHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में. देन ये फिर कहा जाएगा? ये फिर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जाके कन्वर्ट होगा, आइसोमराइज होगा. उसके बाद ये पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड से देन एसिटाइल कोएंजाइम और उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा. तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम में. ओके, उसके बाद फैटी एसिड जो है हमारा, इसका बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ से फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है. डायरेक्टली मीन्स यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं. ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में. देन उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है. वही अगर प्रोटीन हो तो प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में. देन पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में एंड देन वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में. तो यहाँ पर इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट हो, वो सबस्ट्रेट अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा. देन वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और फिर हमारे एटीपी का सिंथेसिस होगा. तो इस तरह से कुछ हमारा होता है ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. सो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, जितना CO2 बना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, जितने O2 कंज्यूम किए गए हैं. ओके, तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज. ये हमारा सबस्ट्रेट है कॉमन.
अब इसमें क्या होता है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ पर 6O2 हम यूज करते हैं 1 ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। तो जब 6O2 यूज करते हैं तो ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O होगा, यहाँ पर 6H2O प्लस एनर्जी। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि RQ का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। CO2 कितना इवॉल्व हुआ है, 6, तो 6 CO2। अब कंज्यूम कितने किए हैं हमने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, तो 6 CO2 6 ऑक्सीजन मीन्स 1। तो हमारे ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी कोशिएंट है वो कितना आया, 1। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड में हम एग्जांपल लेते हैं ट्राइपाल्मिटिन। ठीक है, ट्राइपाल्मिटिन का एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, 2 होल 651H98O6, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने यूज हुए हैं, 145। ओके, क्योंकि ये फैट है तो फैट को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे ऑक्सीजन लगे हैं। कितना CO2 इवॉल्व हुआ, 102 प्लस 98H2O प्लस एनर्जी। तो अब यहाँ पर RQ क्या हो जाएगा, 102 CO2 बाई 145 O2, कितना आएगा, 0.7। ये बहुत कम है, इससे तो कम ही है ना कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन को जब ब्रेक करते हैं तो लेस देन 1 मीन्स 0.9 आता है रेस्पिरेटरी कोशिएंट। ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें 2 हैं, मैलिक एसिड का 1.33 आता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का 4 होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब RQ रेस्पिरेटरी कोशिएंट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें O2 तो इवॉल्व, O2 का तो कुछ काम ही नहीं होता, वहां पर तो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो जब वहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता तो रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या हो जाएगा, CO2 बाई 0, ऑक्सीजन है ही नहीं मीन्स इन्फिनाइट। अब इनहिबिटर्स भी होते हैं कुछ जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कौन कौन होते हैं, एक है हमारा साइनाइड। साइनाइड जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को का जो फ्लो है, जितने भी स्टेप्स है उसको वो स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है फ्रॉम साइटोक्रोम A3। उसमें साइटोक्रोम होता है ना, A3 होता है, A होता है, C1 होता है, B होता है। तो साइटोक्रोम A3 जो होता है वहां से उसके फ्लो को वो स्टॉप कर देता है, यहां से लेके ऑक्सीजन तक का जो प्रोसेस है वो होता ही नहीं। तो जब ये होगा ही नहीं तो ATP बनेगा नहीं, हमारा रेस्पिरेशन होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये भी साइनाइड की तरह ही फंक्शन करता है और वो भी फ्लो को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम एजिड्स एंड H2S, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स 4 को जो है वो रोक देते हैं, इनहिबिट्स करते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स 4 को काम ही नहीं करने देंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स 4 काम नहीं करेगा तो हमारे आगे का प्रोसेस नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स जो 5 है वो भी काम नहीं करेगा और ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। उसके बाद 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल, ये भी जो है ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है ATP सिंथेसिस का। मीन्स पूरा प्रोसेस तो होगा, लास्ट में ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। मतलब हमारा इतना जो किया हुआ काम है, मेहनत है, वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमने जितने भी प्रोसेसेस किए वो क्यों किए, ATP के सिंथेसिस के लिए, लेकिन लास्ट में इसने क्या किया, ATP के सिंथेसिस ही नहीं होने दिया। तो इससे हमारा रेस्पिरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा ये रेस्पिरेशन इन प्लांट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए चैप्टर एंड नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।